शुरू करेंगे उसमें। लेटर मौर्यास को हम लोग देखते हैं। लेटर मौर्यास का एक ठीक से उसे पढ़ लेते हैं। अ, देखो, लेटर मौर्यास में कुछ छोटे छोटे राजवंश आएंगे, है ना। और इसमें एक्चुअली था ये कि जब मौर्यन जो स्टेट थी, बल्कि एम्पायर था, जब मौर्यन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ, तो फिर कुछ छोटे छोटे जो राजवंश थे, ये मौर्यों के अंडर में ही काम करते थे पहले, हाँ। लेकिन फिर वो स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाकर अलग अलग एरियाज में अपने को स्टैब्लिश कर लिया। जैसे नॉर्थ इंडिया में इसी समय मुगल मौर्यंस के डिसइंटीग्रेशन के बाद में सुंग वंश की स्थापना हुई नॉर्थ इंडिया में। और इसका बेसिक जो केंद्र था वो उज्जैन था। क्योंकि हम लोगों ने ये देखा पहले कि मौर्यन पीरियड में भी जो मौर्य साम्राज्य था उसकी दो राजधानियां तो हो ही गई थी, उत्तर भारत में ही दो हो गई थी, दक्षिण भारत में एक तीसरी भी हो गई थी, अ, जो कलिंग की राजधानी थी तोसली। लेकिन उत्तर भारत में भी दो सेंटर हो गए थे इम्पोर्टेंट। एक सेंटर था जो कि उज्जैन था, और हम लोगों ने देखा वहां पर मौर्य अशोक के एक पोते थे शायद, कुणाल या संप्रति कोई से ने वहां पर शासन भी किया। और जो दूसरा सेंटर था, दैट वाज पाटलिपुत्र। लेकिन ये देखने में आया कि लेटर पीरियड में पाटलिपुत्र तो उसकी तो जो शान थी वो कम हुई, लेकिन उज्जैन की शान बढ़ गई। उज्जैनी जो था वो एक इंपॉर्टेंट केंद्र बन गया। और कारण उसका ये था कि उज्जैन जो पुराने टाइम में जो ट्रेडिशन आइडियाज थे, जो पारंपरिक विचार थे, उज्जैन उनका केंद्र था। पुराने जो विचार थे, या कह सकते हैं कि पुरानी जो परंपरा थी, उज्जैन उसका केंद्र था। इसीलिए उज्जैन एक धार्मिक नगरी भी थी। तो फिर जब केंद्र उज्जैन बना तो फिर से ब्राह्मण धर्म की जो उत्पत्ति थी वो हो गई। क्योंकि मौर्यन पीरियड में देखो, पाटलिपुत्र या आज का पटना, आप पाटलिपुत्र को ही समझिए। पाटलिपुत्र एक उस समय के हिसाब से एक आधुनिक विचारधारा या एक नई विचारधारा या एक नए जो ट्रेंड था सोसाइटी में, न्यूनेस, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। क्योंकि पाटलिपुत्र तो नगर बना, व्यापार के बेस्ड पर वो नगर बना, इसलिए पाटलिपुत्र में जो आधुनिक विचार थे वो देखे गए। आधुनिक विचारों का केंद्र था पाटलिपुत्र उस समय, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे कृषि से संबंधित हो। वो कोई धार्मिक केंद्र नहीं था। और इसीलिए मौर्यंस ने वो अपनी उनकी राजधानी भी बना, वो विकसित भी हुआ, क्योंकि ब्राह्मण धर्म का केंद्र नहीं था पाटलिपुत्र कभी भी। पाटलिपुत्र ब्राह्मण धर्म का केंद्र कभी भी नहीं बना। जैनिज्म और बुद्धिज्म ने, स्पेशली बुद्धिज्म के समय में और उससे पहले जैनिज्म के समय में, वो कल्चरल सेंटर जरूर था इंडिया का। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म को प्रमोट करने वाला था। इसलिए पाटलिपुत्र की एक अलग पहचान थी। वो ज्यादा लिबरल, मतलब ज्यादा उदारवादी और ज्यादा मॉडरेट आइडियोलॉजी का रिप्रेजेंट करने वाला था वहां पर। इसीलिए परंपराएं भी जो थी, ट्रेडिशन जो थी, वो मॉडरेट थी। इसीलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म का वो केंद्र बना। हम लोगों ने देखा पाटलिपुत्र में इसीलिए बुद्धिज्म की संगति भी हुई। तीसरी संगति या थर्ड काउंसिल इसी वजह से पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी, या वहां पर हुई। लेकिन लेटर पीरियड में स्पेशली मौर्यास के उज्जैन इंपॉर्टेंट हो गया। क्योंकि जैसे जैसे बौद्ध धर्म का थोड़ा अवसान हुआ, मतलब बौद्ध धर्म में तो कुछ कमियां आने लगी थी, जिस वजह से लोग बौद्ध धर्म से थोड़ा दूर हट रहे थे, वैसे ही वैसे ब्राह्मण धर्म फिर से रिवाइव कर गया था।
फिर से स्ट्रांग हो गया था। और ब्राह्मण धर्म का केंद्र था उज्जैन। देखिए किसी का माइक ऑन है, जरा ऑफ कर लीजिए। पलक जी शायद आपका माइक ऑन है। और ब्राह्मण धर्म का केंद्र था उज्जैन, इसीलिए लेटर मौर्यास के पीरियड में उज्जैन भारत का केंद्र बन गया। ठीक है। तो फिर जब लेटर मौर्यास के पीरियड में नॉर्थ इंडिया में जो इंपॉर्टेंट स्टेट एग्जिस्टेंस में आए, उनकी राजधानी उज्जैनी हो गया। जब अब वापस वहीं आते हैं, इसलिए मौर्यास के पीरियड के बाद जो शुंग वंश ने अपनी शासन को शुरुआत किया, क्योंकि आखिरी मौर्यन रूलर की उन्होंने हत्या कर दी थी, बृहद्रथ ने, हमने पढ़ा है पहले। और फिर पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी, जो कि एक ब्राह्मणवादी विचारधारा से संबंधित थे, और उनके सेनापति भी थे, बृहद्रथ के सेनापति भी थे। और फाइनली इस तरीके से मौर्य वंश का अंत हुआ। तो उन्होंने अपनी राजधानी को उज्जैन के रूप में चुना। पाटलिपुत्र उन्होंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हत्या करके वो राजा बने थे, और उज्जैन को इसलिए अपनाया क्योंकि वो ब्राह्मण धर्म के विचारों से प्रेरित थे, तो लोग उनको उज्जैन में सपोर्ट करते। तो हुआ भी यही कि लोगों ने उन्हें उज्जैन में सपोर्ट किया फाइनली, और उन्होंने एक नए वंश की स्थापना की उज्जैन में। इसलिए उज्जैन एक नई राजधानी के रूप में बना। टू टाइप्स ऑफ सक्सेसर टू टाइप्स ऑफ सक्सेसर इज बीइंग फाउंड, है ना। इसमें पहले लिखना, फर्स्ट लिखना देशी उत्तराधिकारी। देशी उत्तराधिकारी, ठीक है ना। देशी माने जो यहीं के थे, जैसे शुंग वंश के लोग, है ना, या फिर सातवाहन वंश के लोग, ये दक्षिण भारत में आएंगे। हालांकि इसे आगे लिखेंगे दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में मौर्यन को सातवाहन रूलर्स ने ओवरटेक कर लिया था। इसलिए सातवाहनास जो थे वो आ, एक इम्पोर्टेंट वंश के रूप में आए साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में सुंगाज आए। तो लेकिन नॉर्थ इंडिया में सुंगों के साथ ही विदेशी लोग भी आए, क्योंकि जैसे ही मौर्यन का डिक्लिनेशन हुआ, मौर्यन एम्पायर का, और केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, वैसे ही विदेशी आक्रमण शुरू हो गए। फॉरेन इन्वेडर्स आने शुरू हुए, और उनमें सबसे पहले थे इंडो ग्रीक्स जो इंडिया आए। हिंद यूनानी उन्हें कहते हैं, या हिंद यवन उन्हें कहते हैं। ये जनरली वो लोग थे जो सिकंदर के समय में, सिकंदर ने अपना जिन दोस्तों को या भाइयों को सीरिया वगैरह का जो एरिया था, अपना राज्य बांट दिया था एशिया का, और वो वहां पर रूल कर रहे थे, ये वही लोग थे। तो मौर्यंस ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में इन लोगों को कंटेन करके रखा था। हमने देखा है पहले कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। और शेमा के साथ, शेमा नाम था या चेलन ना था, शायद चेलन ना था, क्या नाम था उनकी वाइफ का, जो ग्रीक थी। आ, चलो ध्यान नहीं आ रहा, आ जाएगा। उनके साथ उन्होंने विवाह भी किया, हेलेना। हाँ, चेलन्ना भी उन्हें कहते हैं। हेलेना के साथ उन्होंने विवाह भी किया, तो वैवाहिक संबंध भी बने। लेकिन जैसे ही सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर हुई, परिस्थितियां बदल गईं, और उन्हीं हिंद यूनानियों ने इंडिया के ऊपर अटैक किया और उत्तर पश्चिम को जीत लिया था, नॉर्थ वेस्ट को। ये वही इंडो ग्रीक्स थे। मिनेंडर इनका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे, मिनेंडर, या मिलिंद कहते हैं उन्हें। ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो इंडो ग्रीक्स आए, फिर कुशाणाज आए, फिर ऐसे करके कई लोग आते रहे। तो एक तो उत्तराधिकारी थे जो देसी थे, और एक उत्तराधिकारी थे जो बाद में विदेशी थे। अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से देखो। मौर्यन जो साम्राज्य था, या मौर्यन जो लोग थे, वो या तो जैन धर्म को प्रमोट करते थे या बौद्ध धर्म को प्रमोट करते थे। और हमेशा उल्टा होगा ही। अगला नेक्स्ट जो होगा, जब भी परिस्थितियां बदलेंगी, तब वो
अगर नकारात्मक होंगी तो सकारात्मक हो जाएंगी, और सकारात्मक होंगी तो नकारात्मक हो जाएंगी, ये नियम। तो अगर चेंज जरूर आएगा, तो पहला ब्राह्मण धर्म उस समय थोड़ा साइडलाइन हो गया था, अब वो फिर से रिवाइव कर गया। तो ये ब्राह्मण धर्म के मानने वाले लोग इज बीइंग सीन। अब ये सब ब्राह्मण धर्म के मानने वाले हैं, और ये मौर्य के बाद आए। जो जो भी मैं आपको नाम लिखवाऊंगा तो फिर यही लेटर मौर्याज होंगे। सबसे पहला लिखना शुंग वंश, शुंग वंश, शुंग डायनेस्टी। दूसरा लिखना कण्व वंश, कण्व, KNVA, कण्व। हालांकि ये आधा अणय होगा तो कण्व होगा, लेकिन मेरे हिसाब से KANHV होना चाहिए, KANHVA, कण्व, कण्व वंश, कण्व डायनेस्टी। दूसरे नंबर पे ये आए शुंगों के बाद। और तीसरा इसमें लिखना, अब ये दो तो थे नॉर्थ इंडिया में, तो इसके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए यहां पर, इन दोनों के आगे उत्तर भारत में, इन नॉर्थ इंडिया। और ये आगे के जो दो हैं ये दक्षिण भारत के हैं, दक्षिण या मध्य भारत में देखे जा सकते हैं, सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया। अगले दो लिखना आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहनाज रूलर्स, आंध्र सातवाहनाज रूलर्स, या आंध्र सातवाहन डायनेस्टी लिख लेना। और दूसरा लिखना वाकाटक, वाकाटक, VAKATAK, वाकाटक वंश या वाकाटक डायनेस्टी। ये दोनों, इनके आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए मध्य भारत एवं दक्षिणी भारत, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया ना, ये वहां पे दो। ठीक है, अब हम लोग आगे चल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अब तक ये देखा कि मौर्यंस का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो उनके दो प्रकार के उत्तराधिकारी जो थे, सक्सेसर थे, वो एग्जिस्टेंस में आए। एक सक्सेसर वो थे जो कि हम लोगों को देखने को मिले नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में जो पहले सक्सेसर थे दीज वर शुंगास, जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे। और दूसरे सक्सेसर थे कण्वाज, जिन्हें हम शुंगों के बाद में पढ़ेंगे। वैसे ही साउथ इंडिया में भी दो सक्सेसर थे मौर्यंस के, सातवाहन रूलर्स, जिन्हें हम लोग आंध्र सातवाहन कहते हैं, क्योंकि आंध्र में वो उनका केंद्र था, आंध्र प्रदेश उनका केंद्र था, इसलिए आंध्र सातवाहन भी उनको कहा गया। दक्षिण भारत की संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान है आंध्र सातवाहनों का, आगे देखेंगे। फिर उसके बाद वाकाटक्स आए। आंध्र सातवाहनों के ये सामंत वगैरह थे पहले तो, लेकिन फिर ये इंडिपेंडेंट हो गए। और आज आप महाराष्ट्र में या कर्नाटका का कुछ हिस्सा, नॉर्दर्न कर्नाटका में आप देखते हो, दीज आर वाकाटक्स, वो वाकाटक कल्चर ही है। तो जैसे अजंता एलोरा की गुफाओं में हम लोगों ने पढ़ा अभी, जब पिछली क्लास हम लोग कर रहे थे, तो अजंता की कुछ गुफाओं को वाकाटक रूलर्स ने और उनके कुछ मंत्रियों ने भी बनाया। इसलिए वाकाटकों का जो केंद्र था दैट वाज महाराष्ट्र, और आंध्र सातवाहनों का जो केंद्र था दैट वाज आंध्र प्रदेश आज का। अमरावती उनकी प्रमुख राजधानी थी, जो कि आज भी आंध्र प्रदेश की राजधानी बन भी रही है। तो ये सब शुरू हुआ आफ्टर द डेक्लिनेशन ऑफ मौर्यास। क्लियर है? आगे चलें, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें हेडिंग डालना आप सबसे पहला, अच्छा ये देशी उत्तराधिकारी हुए ना, विदेशी उत्तराधिकारी और लिख लीजिए। अच्छा, विदेशी उत्तराधिकारी चलो बाद में लिखते हैं, क्योंकि उसमें इंडो ग्रीक्स आ जाएंगे, कुशाणाज आ जाएंगे, ये लिख लो चलो। विदेशी उत्तराधिकारी, फॉरेन सक्सेसर्स। और फॉरेन सक्सेसर्स में लिखना सबसे पहले हिंद यवन, या इंडो ग्रीक कहते हैं इन अंग्रेजी में। इसके बाद शक आए, इंडो ग्रीक्स के बाद। फिर इसके बाद पहलव, पहलवाज कहते हैं, बहुत ज्यादा योगदान इनका है नहीं, लेकिन फिर भी आए थे। पहलव कहते हैं, पहलव, PAHLLAV, पहलवाज।
या पहलव, और सबसे लास्ट में कुशाणाज आए। इनका इंपॉर्टेंट योगदान है कुशाणाज या कुषाण। ठीक है। आपने दूसरे नंबर पे है शक। आपने शक संवत सुना होगा, तो वो इन्हीं के द्वारा दिया गया शक संवत वही है। शकाज के द्वारा दिया गया। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो आ, ये तीन क्लान्स हैं इस समय, जैसे क्षत्रियो में तीन वंश हैं, तीन क्लान्स हैं। उनमें एक जैसे जाट, गुजर और राजपूत, ये शक और पहलवों के एंसेस्टर्स, मतलब इन लोगों के शक और पहलवाज थे, जो कि विदेशी मूल के थे। और शक और पहलवाज जो थे वही इनके एंसेस्टर्स माने जाते हैं। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है। खैर, आप अगले पॉइंट में लिखना, नेक्स्ट हेडिंग आप डालना, देशी उत्तराधिकारी या इंडिजिनस सक्सेसर। इंडिजिनस सक्सेसर, देशी उत्तराधिकारी। और देशी उत्तराधिकारी में पहला लिखना आप सुंग वंश या सुंगा डायनेस्टी। सुंग वंश या सुंगा डायनेस्टी। इनका टाइम पीरियड लिख लीजिए शुंगों का, 185 से लेके 185 बीसी होगा, 185 बीसी से लेके 149 बीसी तक, है ना। इमीडिएट सक्सेसर थे ये मौर्यान्स के। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना। ठीक है। कुछ लोग ये मानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म का रिप्रेशन किया, बौद्धों को बाहर निकाल दिया और स्तूपों को नष्ट कर दिया। ये कुछ चीजें मानते हैं। और इवन ये भी है कि जो स्मृति ग्रंथ हैं, आगे अभी आएंगे, हम लोग लिटरेचर में आगे पढ़ेंगे, स्मृति ग्रंथों की रचना भी इस समय होनी शुरू हो गई थी। स्पेशली मनुस्मृति और जो बृहस्पति स्मृति है, वो दोनों इस समय, सॉरी, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, ये दोनों स्मृतियां इस समय लिखी जानी शुरू हो गई थी, क्योंकि ब्राह्मणिज्म रिवाइव कर गया था। तो आप इसको तो लिखना मत, लेकिन दिमाग में आप इसे जरूर रखना। अब इसमें अगले पॉइंट में आप इसमें लिखना, देखो, जब ब्राह्मणिज्म फिर से रिवाइव हुआ, तो ब्राह्मणिज्म ने एक नए कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट कर लिया था। और वो नया कॉन्सेप्ट था भक्ति। वो नया कॉन्सेप्ट था मूर्ति पूजा। ब्राह्मण धर्म में मूर्ति पूजा की शुरुआत इसी समय हुई। मूर्ति पूजा नहीं होती थी उससे पहले। मूर्ति पूजा को सबसे पहले शुरू किया तो बौद्धों ने शुरू किया। बौद्ध धर्म में होती थी मूर्ति पूजा। मौर्यंस के पीरियड में ये देखने को मिली। लेकिन इसके बाद में इस समय दो संकल्पनाएं ब्राह्मण धर्म में देखने को मिली। एक तो मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई, और मूर्ति पूजा जुड़ी हुई है भक्ति से। तो ये भक्ति की शुरुआत भी इस समय देखने को मिली। और इसी समय भागवत धर्म का फिर उदय हुआ। विष्णु एक इंपॉर्टेंट गॉड के रूप में स्थापित हुए इस समय। जो लेटर वैदिक पीरियड में जो कहीं भी नहीं थे, जिनका जिक्र कहीं नहीं होता था लेटर वैदिक पीरियड में, वो अब एक इंपॉर्टेंट गॉड के रूप में आ गए थे। लेटर वैदिक पीरियड में एक एक देवता थे जिन्हें प्रजापति कहा गया। उन्हें प्रजापति ब्रह्म भी कहते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये प्रजापति ब्रह्म ही विष्णु के रूप में स्थापित हो गए शुंगास के पीरियड में। खैर, जो भी है, कुल मिला के यही है कि भागवत धर्म की शुरुआत इस समय हुई, जिसका मूल विचार भक्ति था और मूल विचार में मूर्ति पूजा थी। इसलिए ये दो चीजें इसी समय आई, भक्ति और मूर्ति पूजा और भागवत धर्म। विष्णु के जो अवतारवाद की कॉन्सेप्ट है, वो इसी समय हुई। जैसे
इस समय के जो भागवत धर्म की कॉन्सेप्ट थी, उसको बाद में कुछ विदेशियों ने भी अपनाया बड़े लेवल पर। आप अगले पॉइंट से लिखना। देखो, कुछ लोग ये कहते हैं कि इन्होंने आ, इन्होंने स्तूपों को नष्ट किया, या जो भी था, कि बौद्ध धर्म का रिप्रेशन इन लोगों ने किया, शुंगाज ने। लेकिन ये बात कोई बहुत सही नहीं है। कारण इसका ये है, सांची और भरहुत के जो स्तूप थे, उनके चारों ओर जो रेलिंग बनी, सांची और भरहुत तो अशोका ने बनवाए, लेकिन उनके चारों ओर रेलिंग वगैरह की जो फॉर्मेशन है, रेलिंग वगैरह जो बनवाई गई, वो इन्होंने ही बनवाई। शुंगास के पीरियड में, वो विशेष तौर पर पुष्यमित्र शुंग के समय में वो बनी। तो इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि भाई वो स्तूपों को उन्होंने नष्ट कर दिया, या जो भी था रिप्रेशन, इस बात है ना। और रिवाइव क्या मतलब, उनके चारों ओर की जो वेस्टनी है, जिसे चार दीवारी कहते हैं, वो इस समय बनी, है ना। अब ये याद रखना, बाद में कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम का हमने नाम पढ़ा ना उसमें, मॉडर्न में, इंडिया में। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इनको दोनों को खोजा था, भरूच और सांची के स्तूपों को। इनका पता लगाया ठीक से कि ये क्या क्या थे, कैसे कैसे थे। शुंगों के बारे में जानकारी मिलती है अयोध्या अभिलेख से। तो कहते हैं कि ये पुष्यमित्र शुंग ने ही ये अभिलेख जो था, अयोध्या अभिलेख, ये लिखवाया। और एक और जानकारी मिलती है, बेसनगर में या विदिशा में ही, बेसनगर विदिशा के पास ही एक जगह है बेसनगर, उससे गरुड़ स्तंभ मिला है। गरुड़ स्तंभ माने जैसे विष्णु का वाहन गरुड़ माना गया, तो इस समय भागवत धर्म बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो जो इनके कुछ सामंत थे, उन्होंने वो बेसनगर विदिशा के गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाई थी, भागवत धर्म के। हेलियोडोरस ने कराई थी शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है, हेलियोडोरस ने कराई थी। ये इंडो ग्रीक एक रूलर थे, और ये कांटेक्ट में जब आए भागवत धर्म के, तो भागवत धर्म इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, और इन्होंने ही फिर गरुड़ ध्वज की स्थापना कराई विदिशा में। हाँ, चलो आप अगले पॉइंट से लिखना, नेक्स्ट पॉइंट से। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात, पुष्यमित्र शुंग के पश्चात उनके बेटे अग्निमित्र शासक बने। अग्निमित्र शासक बने। आफ्टर पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र बिकेम द रूलर। इनका कोई टाइम वाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे ही एक चीज इंपॉर्टेंट है। देखो, कालिदास ने एक नाटक लिखा, ड्रामा लिखा, मालविकाग्निमित्रम। ये पहला ड्रामा भी था। नाटक के इतिहास का ये पहला नाटक भी है। इसमें जो इसमें नायक और नायिकाएं हैं, है ना, नायक और नायिकाओं के बीच की प्रेम कहानी का एक नाटक के रूप में चित्रण किया गया है। तो जो नायक है वो अग्निमित्र है, और जो नायिका है वो मालविका नाम है उसका। वो जो अग्निमित्र है, ये वही है, पुष्यमित्र शुंग के बेटे हैं अग्निमित्र। और वो जो नायिका है मालविका, वो इनकी पत्नी बाद में होती हैं, लेकिन वो पहले इनके शत्रु राजा की बेटी होती थी, जिनको ये फिर हरा कर लेके आए थे, कुछ ऐसा उसमें जिक्र है। तो कालिदास का जो नाटक है मालविका, मालविका अग्निमित्रम, वो इन्हीं के समय का है। और इससे ये भी पता चलता है कि यवनों के आक्रमण शुरू हो गए थे, ग्रीक्स के आक्रमण शुरू हो गए थे इस समय नॉर्थ इंडिया के ऊपर, और इंडो ग्रीक्स ही वो थे जिनके आक्रमण शुरू हुए शुंगों के ऊपर। अग्निमित्र के माल कालिदास के उस नाटक से इस बात का पता भी चलता है। एक दो बातें और हैं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कर्ण वंश तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक आध बातें उसमें इंपॉर्टेंट होंगी, वो ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन शुंग वंश में कुछ चीजें हैं
जैसे विदिशा का जो ये गरुड़ ध्वज है, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे, इंडो ग्रीक्स में उसको ठीक से पढ़ेंगे, एक तो ये इसी समय बना। भाजा का चैत्य इसी समय बना। भाजा और कारले के चैत्य जो हम लोगों ने साइन उसमें पढ़ रहे हैं आर्ट एंड कल्चर में, वो इसी समय के हैं। अजंता का नौवीं जो गुफा है, नाइन्थ जो केव है, वो भी इसी समय बनाई गई। और एक और इंपॉर्टेंट बात थी कि मथुरा कला में यक्ष और यक्षिणियों की जो मूर्तियां बनी, वो इसी समय बननी शुरू हुई। या हम लोग ये कह सकते हैं कि मथुरा कला के बाद में जो गंधार कला की शुरुआत हुई, उसमें ये वाला जो पीरियड था, ये मॉडरेशन का पीरियड था। या ये आ, एक मथुरा गंधार कला की तरफ बढ़ने वाला पीरियड था, क्योंकि यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां सबसे पहले बनी थी और उसके बाद गंधार कला आती है। और बाद में गंधार कला में बड़े स्तर पर भगवान बुद्ध की और उनके शिष्यों की मूर्तियां बनी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं आर्ट एंड कल्चर के लेवल पर जो इसी समय शुंग डायनेस्टी में देखने को मिली। तो आप अगले